हेलो स्टूडेंट, ये हमारा ऑप्टिक सीरीज का लेक्चर नंबर 9 है और उम्मीद है कि लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 8 तक आपने सारे वीडियोस को आपने देखा होगा और अपना नोट्स आप तैयार कर रहे होंगे। लेक्चर नंबर 9 में हम आपको लेंस के बारे में आपको बताएंगे, काफ़ी डिटेल स्टडी कराएंगे, कंपटीशन लेवल की पढ़ाई आपको मिलेगी। देखो, लेंस होता क्या चीज़ है? किसी समांग व पारदर्शी माध्यम, देखो समांग का तात्पर्य क्या? होमोजीनियस, ठीक है, सब जगह डेंसिटी एक समान, ना कहीं रेयर ना कहीं डेंसर, सब जगह ऊपर से लेकर नीचे तक एक समान, ठीक है। तो किसी समांग व पारदर्शी, पारदर्शी मीन्स का ट्रांसपेरेंट, आर पार दिखाई पड़े। तो जानते हो, लेंस किसी समांग व पारदर्शी माध्यम का बना एक डिवाइस होता है जो प्रकाश किरणों को उसके मार्ग से विचलित कराता है। और जानते हो, उसके दोनों ओर का पृष्ठ वक्री भी हो सकता है, या एक ओर का पृष्ठ समतल और दूसरी ओर का पृष्ठ वक्री भी हो सकता है। और जो वक्री पृष्ठ है वो गोलाकार भी हो सकता है, वो बेलनाकार भी हो सकता है, और वो परवलयाकार भी हो सकता है पैराबोलिक शेप में। देखो, बेसिकली लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक कन्वर्जिंग और दूसरा डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है कि जो प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़े, और डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है कि जो प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष से दूर की ओर भेजे। तो इस प्रकार से लेंसों को बेसिकली हम दो भागों में बांटते हैं, पहला कन्वर्जिंग लेंस और दूसरा डाइवर्जिंग लेंस, या इसको आप हिंदी में कहते हो अभिसारी लेंस और दूसरा अपसारी लेंस। देखो, जो अभिसारी लेंस है उनकी विशेषता क्या होगी? ये लेंस बीच में मोटे होंगे और किनारों पर पतले होंगे। आप देखो, बीच में मोटा और किनारों पर पतला, बीच में मोटा किनारों पर पतला, बीच में मोटा किनारों पर पतला। और जो डाइवर्जिंग लेंस होंगे, जिसको आप अपसारी लेंस कहते हो, जो प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष से दूर की ओर भेजते हैं, ये इसके जस्ट अपोजिट होते हैं। बीच में पतला और किनारों पर मोटा। आप ध्यान से देखना, बीच में पतला और किनारों पर मोटा, बीच में पतला किनारों पर मोटा, बीच में पतला और किनारों पर मोटा। अब इनकी भी तीन वैरायटी होती है। अगर इधर का पृष्ठ उभरा हुआ है और इधर का भी उभरा हुआ है, ठीक, तो इसको जानते हो, हम कहते हैं कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस, या इसको बाई कॉन्वेक्स लेंस भी कह सकते हैं, या इसको डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कह सकते हैं, और हिंदी में उभयोत्तल लेंस कहते हैं, या इसको द्विउत्तल लेंस कहते हैं, जिस किसी नाम से पुकारो। यहां पे आप देखना, एक तरफ का पृष्ठ समतल है और एक तरफ का उत्तल है, मतलब उभरा है। समतल उत्तल, तो दोनों को मिलाओ तो क्या बन जाएगा? समोत्तल। इसको हम प्लेनो कॉन्वेक्स भी कह सकते हैं। एक तरफ का समतल है मतलब प्लेन है, और एक तरफ का उभरा मतलब क्या? कॉन्वेक्स है, तो इसको हम प्लेनो कॉन्वेक्स भी कह सकते हैं, समोत्तल लेंस कहते हैं। यहां पे आप देख रहे हो, इधर से अगर आप देखो तो बीच का पोर्शन धंसा हुआ है, मतलब अवतल, और इधर से आप देखोगे इस साइड से तो ये उभरा हुआ दिखेगा, तो इधर अवतल और इधर उत्तल, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अवतलोत्तल लेंस। या इंग्लिश में इधर से अगर आप देखोगे धंसा हुआ दिखेगा, मतलब क्या? कॉनकेव, और इधर से देखोगे उभरा हुआ दिखेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉनकेवो कॉन्वेक्स। देखो, बेसिकली ये कॉन्वेक्स लेंस है। क्यों? बीच में मोटा है, किनारा पतला है, प्रकाश किरणों को क्या करेगा? मुख्य अक्ष की ओर मोड़ेगा। ये भी प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ेगा, और ये भी प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभिसारी लेंस है। कैसे मोड़ेगा? आप क्रम से पढ़ाई करते रहो, काफी डिटेल स्टडी आपको मिलेगी। अच्छा, यहां पे आप देखना, अपसारी लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, ये सभी लेंस प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष से दूर की ओर भेजते हैं। हम ये भी आपको समझाएंगे ये क्यों दूर भेजते हैं मुख्य अक्ष से, और हम ये भी समझाएंगे ये मुख्य अक्ष की ओर क्यों मोड़ते हैं। फिलहाल आप आगे देखना, देखो बीच का पोर्शन क्या है? पतला, और किनारा मोटा, ठीक। अच्छा, इधर से देखोगे तो भी धंसा हुआ दिखाई पड़ेगा, मतलब कॉनकेव। इधर से देखोगे तो भी धंसा हुआ दिखाई पड़ेगा, कॉनकेव। तो इसको अगर आप चाहो तो बाई कॉनकेव भी कह सकते हो, या कॉनकेवो कॉनकेव भी कह सकते हो, या डबल कॉनकेव भी कह सकते हो। हिंदी में उभयावतल, और यहाँ पे द्वि अवतल भी कह सकते हो, क्योंकि इधर से भी अवतल और इधर से देखो तब भी अवतल। अवतल मीन्स का धंसा हुआ, तो इसका नाम हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप देखो ये बिल्कुल प्लेन है, और इधर से देखोगे तो धंसा हुआ है, मतलब अवतल। तो आप जानते हो इसको प्लेनो कॉनकेव लेंस भी कह सकते हो, इधर प्लेन और इधर कॉनकेव, तो प्लेनो कॉनकेव लेंस हो गया। या हिंदी में अगर आप कहो तो ये समतल है, ये अवतल है, तो दोनों शब्दों को अगर आप मिलाओ तो क्या हो जाएगा? समोवतल लेंस। यहाँ पे आप देखना, इधर से अगर आप देखोगे उभरा हुआ है मतलब उत्तल, और इधर से देखोगे धंसा हुआ है मतलब अवतल, तो इसको अगर आप चाहो तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस भी कह सकते हो, या फिर उत्तलावतल लेंस। इस प्रकार से हमने लेंस की वैरायटी आपने देखी। और जानते हो, लेंसों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली आर पार जो रेखा होती है उसको हम लेंस का मुख्य अक्ष भी कहते हैं। ये मुख्य अक्ष की डेफिनेशन है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम आपको ये समझाने जा रहे हैं कि लेंसों में अपसारी प्रकृति क्यों होती है, या अपसारी प्रकृति क्यों होती है। लेंस प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की ओर क्यों या कैसे मोड़ता है, या मुख्य अक्ष से दूर की ओर क्यों या कैसे भेजता है। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं कि उत्तल लेंस में अभिसारी प्रकृति क्यों होती है, कन्वर्जिंग नेचर का क्यों होता है उत्तल लेंस। और ये भी समझाएंगे कि अवतल लेंस मतलब कॉनकेव लेंस अभिसारी प्रकृति का क्यों होता है, डाइवर्जिंग नेचर उसके अंदर क्यों होता है। लेकिन इस क्यों के पहले हम एक टॉपिक आपको समझाने जा रहे हैं। यहाँ पे आप सामने डायग्राम देख रहे हो, इसको बोलते हैं प्रिज्म। आप भी सोच रहे होगे लेंस समझा रहे थे पूरा नहीं हुआ, प्रिज्म कहाँ पे आ गए। आप थोड़ा सा पहले प्रिज्म समझो, फिर हम वापस लौटते हैं। जो प्रिज्म यहाँ पे, वही हमारे हाथ में, ये कांच का बना हुआ है, आप सामने देख रहे हो, ऐसे ही ट्रायंगल, वहां भी ट्रायंगल बना हुआ है।
देखो इसको कहते हैं प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ और इसको भी कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ। प्रकाश किरणें यहाँ पे पड़ेंगी तो उनका अपवर्तन होगा, यहाँ पे आएंगी उनका अपवर्तन होगा, और इसको जैसे रखना तो ऐसे तो रखेंगे, तो इसको हम कहते हैं प्रिज्म का आधार, बेस। ये आधार, ये अपवर्तक पृष्ठ, ये अपवर्तक पृष्ठ। और एक प्रथा है, प्रकाश किरणों को हमेशा हम बाईं ओर से डालते हैं, तो जब प्रकाश किरणों को उस पर डालेंगे तो पहले ये झेलेगा, अंदर जाएगा तब तो यहाँ पे आएगा, तो इसको हम बोलते हैं प्रथम अपवर्तक पृष्ठ और इसको हम कहते हैं द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ। और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा इसको हम कहते हैं प्रिज्म का अपवर्तक कोण, या इसी को प्रिज्म कोण भी कहते हैं, अक्सर इसको ए से लिखते हैं। मान लो कोई प्रकाश किरण है और इसके ऊपर आपतित हुई, ऐसे आई, ऐसे, ठीक। आप जानते हो यहीं तक हमने खींचा, आगे नहीं खींचा, क्यों? हमारे पेन का इंक नहीं खत्म हुआ है, हमने जानबूझ के इसे रोका, क्यों? क्योंकि जानते हो माध्यम बदल रहा है। अब हमको आवश्यकता महसूस होगी किसकी? अभिलंब की, जिसको आप नॉर्मल कहते हो, और अभिलंब हमेशा पृष्ठ के अभिलंबित होता है, तो पृष्ठ तिरछा है तो यहाँ पे जो अभिलंब होगा वो भी इस प्रकार से ऐसे तिरछा होगा, ऐसे, ये ऐसे, ठीक। और ये विरल और ये सघन, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, विरल से सघन में जाएगी, अविलंब की ओर झुकेगी। तो ये प्रकाश किरण मान लो यहां पे आ गई, ऐसे, ठीक। ध्यान देना, अगर दोनों माध्यम बराबर होता तो प्रकाश किरण बिल्कुल सीधी ऐसे स्ट्रेट जाती, लेकिन ये विरल और ये सघन, विरल से सघन में गई, अविलंब की ओर झुक गई। जब यहां पहुंचा फिर हमारी पेन रुक गई, क्यों? इंक खत्म नहीं हुआ, जानबूझ के हमने रोका। क्यों रोका? क्योंकि माध्यम बदल रहा है। फिर हमको आवश्यकता महसूस हुई किसकी? अभिलंब की। अभिलंब हमेशा पृष्ठ के अभिलंबित होता है। यहां से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हुए हमने एक डॉटेड लाइन इस प्रकार से खींच दिया, ब्लू कलर का, यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हो, ये अभिलंब हो गया इस बिंदु पर। अब ऐसी कंडीशन में ये सघन माध्यम, डेंसर मीडियम, ये विरल माध्यम, तो आप जानते हो सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। ये प्रकाश किरणें किधर? इधर की ओर गई, ऐसे, ठीक। तो आपने देखा प्रिज्म का नेचर है कि जो भी प्रकाश किरणें इसके ऊपर पड़ेंगी उसको हमेशा अपने आधार की ओर मोड़ता है। आप जब तो इसका बेस यही तो है, प्रकाश किरणों को हमने यहां से डाला तो यहां पे अपवर्तन हुआ, फिर यहां पे अपवर्तन हुआ और मोड़ के इधर निकाला, मतलब किधर की ओर मोड़ा इसने? आधार की ओर मोड़ दिया। ध्यान देना, आधार से दूर नहीं भेज रहा है, आधार की ओर मोड़ रहा है, ये प्रिज्म का नेचर है। अब हम आते हैं उत्तल लेंस के बारे में कि उत्तल लेंस में अपसारी प्रकृति क्यों होती है और अवतल लेंस में अपसारी प्रकृति क्यों होती है। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की ओर क्यों मोड़ता है और अवतल लेंस प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष से दूर की ओर क्यों भेजता है। इन दोनों क्यों का आंसर आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लेंगे उत्तल लेंस। हम चाहते तो डायग्राम पहले से बना सकते थे, लेकिन आप भी सीखो इसलिए आपके सामने डायग्राम बना रहे हैं, ठीक। ये हमने यहाँ पे सेंटर मान के और इस प्रकार से ये एक वक्री पृष्ठ, गोली जो भी कह लो, हमने खींचा, सेंटर ये है। अच्छा, उसी प्रकार से आप देखना, ये सेंटर मान के ऐसे ये हमने खींच दिया, ये सेंटर ये हो गया। प्रकाश किरणें जब इधर से आएंगी तो पहले यहां पे उनका अपवर्तन होगा और फिर यहां पे अपवर्तन होगा, तो ये क्या कहलाएगा? प्रथम अपवर्तक पृष्ठ, और ये क्या कहलाएगा? द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ। और प्रथम अपवर्तक पृष्ठ का सेंटर कौन है? ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे? C1, और C1 से लेकर और यहां तक की दूरी को बोलेंगे R1। C1 क्या है? प्रथम वक्रता केंद्र, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी R1, ये क्या? प्रथम वक्रता त्रिज्या। उसी प्रकार ये द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ है और इसका सेंटर ये है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? C2, ठीक, द्वितीय वक्रता केंद्र, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी को आप R2 से लिखोगे और ये क्या कहलाएगा? द्वितीय वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, उसके बाद देखना, और C1 C2 को अगर हम मिला दें तो मिलानी रेखा क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको आप क्या कहते हो? मुख्य अक्ष कहते हो। अच्छा, थोड़ा सा सेडेट कर दें, इसलिए कि अंदर आप जानते हो डेंसर मीडियम है, कांच का बना हुआ है, कोई जरूरी कि कांच का बने, आप जानते हो तमाम फाइबर भी ट्रांसपेरेंट अवेलेबल है, उनका भी लेंस बनता है, ऐसे, ये। और उसी प्रकार से हम इधर लेंस बनाते हैं, अवतल लेंस। आप देखना ऐसे, ये जब इसको खींचा तो सेंटर में इसको लिया, और उसी प्रकार से आप इधर देखना, जब इसको बनाया तो सेंटर ये लिया, ऊपर से इसको ऐसे ये मिला दिया और यहां पे ऐसे ये मिला दिया, ठीक। प्रकाश किरणें बाईं ओर से पड़ेंगी, पहले यहां पे अपवर्तन होगा, फिर यहां पे अपवर्तन होगा। इसको जब बनाया तो सेंटर में इसको माना, तो ये क्या कहलाएगा? C1, ऐसे, प्रथम वक्रता केंद्र, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी प्रथम वक्रता त्रिज्या R1 से लिखी जाएगी। अच्छा, प्रकाश किरणें जब अंदर जाएंगी फिर यहां से उनका अपवर्तन होगा, तो ये क्या कहलाता है? द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ कहलाएगा।
और इसका सेंटर ये है, तो ये क्या कहलाएगा, C2 द्वितीय वक्रता केंद्र, और यहां से लेके और यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, द्वितीय वक्रता त्रिज्या। इसको हम किससे लिखेंगे, R2 से लिखेंगे। और C1 C2 को आप मिलाओ ऐसे, ये तो ये क्या कहलाएगा, इसका मुख्य अक्ष। उसी प्रकार यहाँ पे C1 C2 को आपने मिलाया, ये क्या कहलाएगा, इसका मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ा सा इसको सेटेड कर दें, क्योंकि आप जानते हो अंदर डेंसर मीडियम है, कांच का बना हुआ है, तो दोनों तरफ का मीडियम भी थोड़ा सा अलग अलग देखने में दिखे। अच्छा, यहाँ जो भी हमने प्रिज्म आपको समझाया था, अगर हम प्रिज्म को यहां से तोड़ दें ऐसे, ये लो ऐसे, तो जो किरण ये जा रही है इसकी सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। उसी प्रकार से आप लो, मान लो नीचे से भी टूट गया ये, तो जो किरण जा रही है इसकी सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। तो आफ्टर ऑल कंक्लूजन ये निकल रहा है कि प्रिज्म पर जब भी प्रकाश किरण पड़ेगी, चाहे ऊपर का पोर्शन टूटा हो चाहे नीचे का टूटा हो, उससे मतलब नहीं है। आप जानते हो प्रिज्म हमेशा प्रकाश किरणों को अपने आधार की ओर मोड़ता है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम यहाँ पे आते हैं, अभी आपके सामने हमने कॉन्वेक्स लेंस बनाया, यहाँ पे आप देख रहे हो कॉन्केव लेंस बनाया। इस कॉन्वेक्स लेंस को अगर हम अलग अलग भागों में बटा हुआ माने, आप इमेजिन करो कि बीच बीच से हम यहाँ पे इसको क्या काट दें, जैसे आप देखना यहाँ से ये ऐसे ऐसे, ये और ये, ऐसे। अब कॉन्वेक्स लेंस में आप देखना, अगर इसको अलग अलग भागों में हमने इसको बांटा, तो आप देखो जैसे ये किसी प्रिज्म का हिस्सा है और प्रिज्म का आधार किधर है, मुख्य अक्ष की ओर। ये किसी प्रिज्म का हिस्सा है, आधार किधर है, मुख्य अक्ष की ओर। ठीक, तो आप देखना कोई प्रकाश कण अगर इसके ऊपर पड़ा इस प्रकार से ऐसे, ठीक, तो ये क्या करेगा, अंदर गया ऐसे, और फिर यहां से क्या करेगा, आधार की ओर मोड़ देगा। कैसे मोड़ रहा है वहां पे आपने देखा। या उसी प्रकार से मान लो कि प्रकाश कण इसके ऊपर पड़ा ऐसे, ये ठीक, अंदर जाएगा, एक बार अपवर्तन हुआ पहले पृष्ठ पे, और फिर यहां पे जाएगा, इधर की ओर ऐसे मोड़ देगा। क्यों मोड़ेगा, सामने वहां पे आप समझ चुके हो। अच्छा, उसी प्रकार नीचे आओ, ये भी तो किसी प्रिज्म का हिस्सा है। आप जानते हो प्रिज्म का शीर्ष किधर है, नीचे, और आधार किधर, ऊपर। इसको आप देखो, ये भी किसी प्रिज्म का हिस्सा है। प्रिज्म का शीर्ष हेड किधर है, नीचे, और आधार किधर है, ऊपर की तरफ। तो मान लो कोई प्रकाश कण इसके ऊपर ऐसे पड़ा ऐसे, तो यहाँ पे एक बार अपवर्तन हुआ, फिर यहां से ये अपवर्तन हुआ। आप देखो प्रकाश किरणों को इसने किधर मोड़ा, प्रिज्म के आधार की ओर, मतलब मुख्य अक्ष की ओर। उसी प्रकार से यहां पे आओ, कोई प्रकाश कण यहां पे ऐसे आई, एक बार यहां पे अपवर्तन हुआ, फिर यहां पे अपवर्तन हुआ, और फिर यहां से इसने ऐसे मोड़ दिया। अब आप देख रहे हो ये प्रिज्म का हिस्सा है, प्रिज्म का आधार किधर है, ऊपर की तरफ, मतलब मुख्य अक्ष की ओर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, और जो भी प्रकाश किरणें इस पर पड़ेंगी, चाहे मुख्य अक्ष के ऊपर के भाग में पड़े और चाहे मुख्य अक्ष के नीचे के भाग में पड़े, वो सारी प्रकाश किरणों को ये क्या करेगा, आधार की ओर मोड़ेगा। और क्यों मोड़ेगा, अभी आपने वहां पे समझा। अब उसी प्रकार से यहां पे आओ, कॉन्केव लेंस है, अवतल लेंस है, इसको भी अलग अलग प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं हम यहाँ पे। जैसे आप देखो, ये अगर आपसे पूछें कि ये किसी प्रिज्म का हिस्सा बताओ, प्रिज्म का हेड किधर होगा, तो आप क्या बोलोगे, मुख्य अक्ष की ओर। आधार किधर होगा, ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ। उसी प्रकार से इनसे मिलो, ये किसी प्रिज्म का हिस्सा है, बताओ इसका हेड किधर होगा, तो आप क्या बोलोगे, ऊपर की तरफ, और आधार किधर होगा, नीचे की तरफ। इससे आप देखो नीचे का पोर्शन, आप देखो यहाँ पे, ये भी कि मान लो किसी प्रिज्म का हिस्सा, जिस प्रकार वो प्रिज्म है, प्रिज्म का आधार किधर होगा, नीचे, बाहर की ओर, ठीक, और इसका हेड किधर होगा, इधर, मुख्य अक्ष की ओर। तो मान लो कोई प्रकाश कण इसके ऊपर पड़ी है ऐसे, इसका आधार किधर है, बाहर की ओर, तो प्रकाश कण यहां पर आई ऐसे, एक बार यहां अपवर्तन हुआ, और फिर प्रकाश कण इधर निकल जाएगी। अभी आपने समझा, यहाँ पे मान लो उल्टा प्रिज्म ऐसे रखा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे आप देखना, कोई प्रकाश कण यहाँ पर इसके ऊपर पड़ी, एक बार यहाँ पे अपवर्तन यहाँ हुआ, और फिर जब यहाँ से बाहर निकलेगा, तो आप जानते हो ये प्रिज्म का अगर हिस्सा है, तो प्रिज्म का आधार ये नहीं बल्कि ये आधार है, नीचे वाला पोर्शन ये चौड़ा है, ये आधार है, ये क्या करेगा, आधार की ओर उसने मोड़ दिया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो, ये कॉन्केव लेंस है, जो भी प्रकाश किरणें इसके ऊपर पड़ी, ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष से दूर की ओर भेजता है, और इसी को हम बोलते हैं अपसारी प्रकृति, या इसी को हम कहते हैं डाइवर्जिंग नेचर। और इसीलिए इस प्रकार के लेंसों को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। और यहाँ पे आप देख रहे हो, जो भी प्रकाश किरणें इस पर आपतित हुई, उन सारी प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है। ठीक, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग नेचर। इस प्रकार के सभी लेंसों को आप क्या बोलते हो, कन्वर्जिंग लेंस या उत्तल लेंस। इस प्रकार से आपने देखा कि उत्तल लेंस में कन्वर्जिंग नेचर क्यों होता है और अवतल लेंस में डाइवर्जिंग नेचर क्यों होता है। अब हम लेंस से संबंधित कुछ मुख्य भौतिक राशियां हैं, हम उनको समझाएंगे। सबसे पहले हम लेते हैं लेंस का प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस। देखो, आमतौर पे लोगों को पढ़ा दिया जाता है कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग से बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधी गुजरती हैं, उनको हम उस लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं।
देखो स्टैंडर्ड डिफिनीशन नहीं है। लेंस का प्रकाशिक केंद्र हम आपको समझाते हैं। जानते हो, अगर हम किसी लेंस पर कोई प्रकाश किरण को हम इस प्रकार डालें कि अपवर्तन के पश्चात जब वो निर्गत हो तो आपतित और निर्गत दोनों प्रकाश किरणें परस्पर समांतर हों, तो ऐसी दशा में अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है अथवा काटती हुई प्रतीत होती है उसे उस लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। हम एग्जांपल देके समझाते हैं। आप देखना, हम एक लेंस लेते हैं। अच्छा, लेंस आपके सामने बना रहे हैं, हम चाहते तो पहले भी बना सकते थे, लेकिन आप देखो, इसलिए इसको हम जानबूझ के आपके सामने बना रहे हैं। इस प्रकार देखो, हमने लेंस का एक वक्री पृष्ठ लिया और जब इसको खींचा तो सेंटर हमने इसको माना। ठीक, अब लेंस का दूसरा पृष्ठ लेते हैं। आप देखो इस प्रकार से ऐसे, और यहां से हमने इसको ऐसे खींचा। ठीक, और जब इसको लिया तो हमने सेंटर इसको माना। ठीक, आप जानते हो प्रकाश किरणें कहाँ लेफ्ट साइड से आएंगी, तो ये क्या कहलाएगा, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ, और इसका सेंटर ये है तो ये क्या कहलाएगा, C1, ऐसे। और उसके बाद प्रकाश किरणें फिर यहां पहुंचेंगे, यहां पे उनका अपवर्तन होगा, ये क्या कहलाएगा, द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ कहलाएगा, और इसको खींचते समय सेंटर ने इसको माना तो ये क्या कहलाएगा, C2। पहले तो आप ये समझो, ये प्रथम अपवर्तक पृष्ठ और इसका सेंटर ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रथम वक्रता केंद्र, और यहां से लेके यहां तक की दूरी को क्या बोलेंगे, प्रथम वक्रता त्रिज्या, और किससे लिखेंगे, कैपिटल R1 से, और क्योंकि दाईं तरफ है प्लस सिंबल के साथ लिखा जाएगा। अब ये द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ है, इसका सेंटर ये है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्वितीय वक्रता केंद्र, और द्वितीय वक्रता केंद्र से द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ तक की दूरी को हम द्वितीय वक्रता त्रिज्या कहते हैं, R2 से लिखते हैं, और क्योंकि दूरी बाईं तरफ है, लेफ्ट साइड में, तो इसको हमेशा जब कभी लिखेंगे तो माइनस सिंबल के साथ लिखेंगे। अब C1 C2 को आप मिलाओ, और C1 C2 को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो इस लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगा। ये लेंस का मुख्य अक्ष हो गया। अब किसी प्रकाश किरण को हम इस पर डालते हैं, ऐसे। आप देखना, ये है प्रकाश किरण, इसको हमने ऐसे डाल दिया, ऐसे। ठीक, यहीं तक हमने खींचा, आगे नहीं खींचा। कारण क्या, ये माध्यम विरल, ये माध्यम सघन, कांच का बना हुआ है ना, लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो आप जानते हो अपने माध्यम से क्या विचलित होगा, तो जब माध्यम से विचलित होगा तो इसके लिए हमको अभिलंब की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पे हमको अभिलंब चाहिए। यहाँ पर अभिलंब के लिए हम इसको इसके वक्रता केंद्र से मिलाएं, तो एक डॉटेड लाइन हम यहाँ पे ऐसे खींचते हैं, ऐसे, ये ऐसे। ठीक, आप देखो स्केल का एक सिरा कहाँ पे, C1 पे, और दूसरा सिरा कहाँ, इस जगह पे, आपतन बिंदु पर, और डॉटेड लाइन हमने खींचा। कोई जरूरत नहीं कि पूरा लाके वहां पे मिलाओ, हमारा काम तो इतने से चल जाएगा। अब इसके बाद देखना, ये माध्यम विरल, ये माध्यम सघन, क्योंकि कांच का बना हुआ है, तो विरल से सघन में जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। अब देखो, अगर माध्यम ना बदलता तो इसका रास्ता यही तो था, बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन ये विरल, ये सघन, विरल से सघन में जाएगा, अभिलंब की ओर झुकेगा। आप देखो अभिलंब की ओर हमने कुछ झुकाया, ऐसे, ये लो, ध्यान से देखना। अगर माध्यम ना बदलता तो इस प्रकाश किरण का रास्ता ये था, क्योंकि ये विरल है और ये सघन है, विरल से सघन में गया, आप देखो अभिलंब की ओर झुका, यहां से गुजरा। जब यहां पहुंचा हमने फिर रोक दिया, उस लाइन को नहीं खींचा। क्यों, क्योंकि माध्यम यहां पे फिर बदलना है, फिर हमको आवश्यकता पड़ी किसकी, अभिलंब की। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहां से इसके वक्रता केंद्र को मिलाएंगे, तो इसके वक्रता केंद्र को जब हमने मिलाया तो देखो स्केल ऐसे रखा कि एक सिरा कहां पे, C2 पे, और दूसरा सिरा कहां, इस जगह पे। ठीक, और डॉटेड लाइन ऐसे हमने खींचा, ये। अब ऐसी कंडीशन में अगर ये माध्यम बराबर होता, मतलब यहां भी कांच है, यहां भी कांच होता, तो बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाता, लेकिन यहां पे कांच और यहां पे क्या, वायु है, एयर है, यहाँ पे सघन, यहाँ विरल है, सघन से विरल में जाएगा, अविलंब से दूर हटेगा। अब देखना, इसका रास्ता तो ये होता ना, बशर्ते कब, अगर यहाँ पे कांच होता, लेकिन यहाँ पे कांच, यहाँ पे वायु, अविलंब से दूर हटेगा, ये ऐसे। ठीक, तो अगर मान लो इस प्रकार से हटे कि जो निर्गत किरण है, ठीक, ये आपतित किरण के बिल्कुल ठीक समांतर हो, जैसा कि डायग्राम में आप देखना, ये देखो, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, और ये निर्गत किरण। अच्छा, रही बात समांतर, हम स्केल ऐसे लगा रहे हैं, कहां पे, आपतित किरण पे, तो आप देखो ये गैपिंग, ये गैपिंग, ये गैपिंग, ये गैपिंग, ये गैपिंग बराबर है कि नहीं, तो अगर बराबर है तो माना जाएगा कि आपतित और निर्गत दोनों परस्पर समांतर हैं। तो ऐसी दशा में अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को यहाँ पे काट रही है, और जब यहाँ पे काटेगी तो ये क्या कहलाएगा, प्रकाशिक केंद्र। इसको C से लिखेंगे। ठीक, इस बिंदु को हम P1 से लिखेंगे, इसको P2 से लिखेंगे, P फॉर पोल, प्रथम ध्रुव, द्वितीय ध्रुव। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हो CP1 अपान CP2 दैट इज इक्वल टू R1 अपान R2। आप यूं कह सकते हो CP1 यहां से लेके यहां तक की दूरी
अपान CP2 यहां से लेके यहां तक की दूरी ये इक्वल होगा इनकी वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में होगा। तो आप जानते हो यहां से लेके यहां तक की दूरी कहां, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ तक की दूरी बटे यहां से लेके यहां तक की दूरी मतलब द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ तक की दूरी, ये बराबर होगा प्रथम वक्रता त्रिज्या बटे द्वितीय वक्रता त्रिज्या। ये एक फार्मूला हो गया। अगर किसी भी लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्या बराबर नहीं है तो निश्चित रूप से प्रकाशिक केंद्र बिल्कुल मिड पॉइंट पर नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद देखना क्या ऐसा संभव है कि मिड पॉइंट पर प्रकाशिक केंद्र हो? हाँ, बिल्कुल संभव है। R1 R2 बराबर कर दो। अगर मान लो कोई भी लेंस है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, अगर उसकी दोनों वक्रता त्रिज्याएं बराबर हैं परिमाण में तो निश्चित रूप से R1 R2 का मान अगर परिमाण में बराबर है तो CP1 CP2 का मान भी परिमाण में बराबर होगा। इसका मतलब कि प्रकाशिक केंद्र लेंस के बिल्कुल ठीक मध्य में होगा। अच्छा, होता क्या जो पढ़ाया जाता छोटे क्लास में अक्सर बच्चों को, ये आपको भी शायद किसी ने बताया होगा कि बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधी गुजर जाए तो मुख्य अक्ष को जहां पे काटे उसको हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो कहां से बताएंगे वो भी आपको समझाएं। देखो, अक्सर आप लोगों के सिलेबस में मोटा लेंस नहीं है, पतला लेंस है। और जब लेंस पतला होगा, आप देखना हमारा लेंस इतना मोटा है ना, और ऐसी कंडीशन में आप देखो ये आपतित और निर्गत दोनों के बीच की गैपिंग इतनी है, ये ठीक। आप इमेजिन करो अगर लेंस हमारा और मोटा होता तो गैपिंग बढ़ जाती, और लेंस अगर पतला होता तो गैपिंग घट जाती, लेंस और पतला होता तो गैपिंग और घट जाती, और लेंस अगर बहुत पतला हो जाए, मिलीमीटर या आधा सेंटीमीटर उससे भी कम हो, तो ये गैपिंग इतनी कम होगी कि सुविधा है तो उसको स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं। और यही कारण है कि पतले लेंस में बिल्कुल सेंटर पॉइंट से बिल्कुल सीधे ही गुजार देते हैं, बिना विचलित किए हुए गुजार देते हैं। कारण क्या होता है? लेंस बहुत पतला होता है, और जब बहुत पतला लेंस होगा तो आपतित और निर्गत के बीच की गैपिंग बहुत कम होगी, इतनी कम होगी कि उसको उपेक्षणीय मान लेते हैं और सीधे ही गुजार देते हैं। अगर मान लो कोई समोत्तल लेंस है, जैसे हम बना के दिखाते हैं समोत्तल लेंस, आप देखना एक लाइन हमने यहाँ पे ऐसे ड्रा किया, ऐसे ये लिया, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। हम इसमें चेक करेंगे इसका प्रकाशिक केंद्र कहां पर होगा। तो आप देखना CP1 अपान CP2 दैट इज इक्वल टू R1। आप जानते हो R1 मतलब क्या? प्रथम अपवर्तक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। तो प्रथम अपवर्तक पृष्ठ यही तो है। क्यों प्रथम है ये? क्योंकि आप जानते हो प्रकाश किरणों को हमेशा बाईं ओर से लाके डालते हैं, तो पहले ये झेलेगा फिर ये झेलेगा। जो पहले झेले वो प्रथम अपवर्तक पृष्ठ, और जो बाद में झेले या झेलाए वो क्या कहलाएगा? द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ। तो प्रथम अपवर्तक पृष्ठ है, बिल्कुल स्ट्रेट है, समतल है, प्लेन है। तो ऐसी कंडीशन में इसकी वक्रता त्रिज्या इनफाइनाइट होगी, ये इनफाइनाइट हो गया अपान R2। अब अगर आप चाहो तो इसको उलट भी सकते हो, तो CP2 अपान CP1 दैट इज इक्वल टू R2 अपान इनफाइनाइट। और आप जानते हो किसी भी पद को, किसी भी संख्या को अगर इनफाइनाइट से हम डिवाइड करें तो आप जानते हो क्या आता है? 0। यानी आप यूं कह सकते हो CP2 अपान CP1 दैट इज इक्वल टू 0, फिर CP2 दैट इज इक्वल टू 0 इंटू CP1 या CP2 दैट इज इक्वल टू 0। निष्कर्ष क्या निकला? ऐसी कंडीशन में जो प्रकाशिक केंद्र होगा वो P2 पर होगा। P2 कहां? यही तो होता है, यहां पर होगा प्रकाशिक केंद्र P2 पर। हम डायग्राम बना के दिखाएं। देखो यहां से कोई प्रकाश किरण आई ऐसे सीधे, ये ठीक, यहां पे हम रुक गए। क्यों रुक गए? माध्यम बदल रहा है, हमको अभिलंब चाहिए, तो यहां पे अभिलंब के लिए ये हमने ड्रा किया। आप जानते हो बिल्कुल प्लेन है, तो ठीक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हमने अभिलंब खींच दिया। अब उसके बाद आप देखना अगर माध्यम ना बदलता तो प्रकाश कण ऐसे हो जाती, बिल्कुल सीधे यहीं तो आके मिलती, लेकिन नहीं, ये विरल, ये सघन है, अभिलंब की ओर झुकेगी, प्रकाश कण अब इधर जाएगी ऐसे। अब देखना ये ऐसे। अब जब यहां पहुंची, ये द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ हो गया, यहां पे अभिलंब खींचेंगे, ये हो गया ऐसे। अब अगर दोनों माध्यम बराबर होता, यहां पे कांच है यहां भी कांच होता, तो बिल्कुल स्ट्रेट जाती, लेकिन ये कांच है और ये आपका वायु है, इससे निश्चित रूप से क्या होगा? आपतित किरण के बिल्कुल ठीक समांतर जाएगी ऐसे। आप देखना ये ऐसे, ये देखना ये आपतित किरण और निर्गत किरण और बीच की गैपिंग यहां पे क्या है? बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में आप देख रहे हो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को यहां पे काट रही है,
तो जहां P2 वहीं पर प्रकाशिक केंद्र। इस प्रकार से हमने प्रकाशिक केंद्र आपने समझा। अब हम आपको बताएं लेंस के फोकस के बारे में। देखो कोई भी लेंस है, लेंस में दो फोकस होते हैं, प्रथम मुख फोकस और द्वितीय मुख फोकस। फोकस बिंदु को हमेशा कैपिटल एफ से लिखते हैं और फोकस दूरी को हमेशा स्मॉल एफ से लिखते हैं, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो। तो देखो प्रथम मुख फोकस किसे कहते हैं जानते हो? किसी भी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे निकलने वाली, और अगर नहीं निकल पा रही है तो जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएं, उसे उस लेंस का प्रथम मुख फोकस कहते हैं, कैपिटल F1 से लिखते हैं। और लेंस से प्रथम मुख फोकस कैपिटल F1 तक की दूरी को हम प्रथम मुख फोकस दूरी कहते हैं और उसको स्मॉल f1 से लिखते हैं। अब द्वितीय मुख फोकस, इसी का जस्ट अपोजिट। किसी भी लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात लेंस के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं, और अगर केंद्रित ना हो पा रही हो तो केंद्रित होती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को उस लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं, कैपिटल F2 से लिखते हैं। और लेंस से कैपिटल F2 तक की दूरी को द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहते हैं और स्मॉल f2 से लिखते हैं। हम इसका डायग्राम बना के आपको दिखाते हैं। सामने उत्तल लेंस, यहां पर भी उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस, यहां भी उत्तल लेंस। लेफ्ट साइड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं प्रथम मुख फोकस कहां पे होगा, प्रथम मुख फोकस दूरी क्या होती है, और इधर आपको दिखाएंगे द्वितीय मुख फोकस क्या होता है, कहां पे होगा, द्वितीय मुख फोकस दूरी क्या होती है। ये देखना उत्तल लेंस, इसका प्रथम मुख्य फोकस बाईं तरफ होता है, और आप जानते हो फोकस को हम कैपिटल F से लिखेंगे और फोकस दूरी को स्मॉल f से। तो मान लो इसका प्रथम मुख्य फोकस यहां पर है, इस जगह पे हमने इसको कैपिटल F1 से लिखा। इसका प्रथम मुख्य फोकस दाईं तरफ होगा, इसको हमने कैपिटल F1 से लिखा, दाईं तरफ लिखा। और यहां से लेके यहां तक की दूरी को स्मॉल f1 से लिखेंगे और ये कहलाएगी प्रथम मुख्य फोकस दूरी। अब परिभाषा पे आप आ जाओ। किसी भी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे निकलने वाली, आप जानते हो इससे निकल सकती है, क्यों? प्रकाश किरणों को बाईं ओर से डालते हैं ना, अथवा जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली। आप पूछोगे इससे क्यों नहीं निकल सकती है? इससे निकालने के लिए प्रकाश किरण को हमको इधर डालना पड़ेगा, यहाँ पे यानी बाईं तरफ इधर लाना पड़ेगा, और जबकि प्रकाश किरणें बाईं ओर से दाईं ओर जाती हैं, दाईं ओर से बाईं ओर नहीं आती हैं, एक प्रथा है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना, यहां से प्रकाश किरण निकली ऐसे, यहां से प्रकाश किरण निकली, ये आप जानते हो निकल सकती तो निकली, और यहाँ पे F1 इधर है, इधर से निकल के इस पे नहीं आ सकती है, कोई बात नहीं। आप ऐसा लाओ कि अगर ये लेंस रास्ते में ना होता तो ये प्रकाश किरण बिल्कुल सीधे F1 पे आती। उसी प्रकार यहाँ पे आओ, चलो इस प्रकाश किरण को ऐसे लाओ, ये ठीक, कि अगर ये लेंस रास्ते में ना होता तो प्रकाश किरण सीधे F1 पे आती। तो ऐसी कंडीशन में रास्ते में लेंस पड़ गया, अब ये क्या करेगा, मुख्य अक्ष के समांतर कर देगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर कर देगा। आपको फिर समझाएं, सभी किरणों को नहीं, केवल उन किरणों को जो F1 की तरफ आती हुई प्रतीत हो रही हैं। उसी प्रकार से यहां पे हो, आप जानते हो प्रथम मुख्य फोकस से निकल रही हैं, तो इनको भी क्या करेगा, मुख्य अक्ष के समांतर कर देगा, ऐसे, ठीक। तो परिभाषा पे आप देखना, हमारी बात को भी आप सुनना और हाथ के इशारे को भी आप देखना। किसी भी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे निकलने वाली अथवा जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को आप प्रथम मुख्य फोकस कहते हो, कैपिटल F1 से लिखते हो। प्रथम मुख्य फोकस से लेंस तक की दूरी को आप स्मॉल f1 से लिखते हो। आप देखो प्रथम मुख्य फोकस से लेंस तक की दूरी को आप किससे, स्मॉल f1 से लिख रहे हो। ये था प्रथम मुख्य फोकस दूरी या प्रथम मुख्य फोकस। अब हम द्वितीय मुख्य फोकस पे चलते हैं। इसकी परिभाषा भी आपने सुनी थी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें। आप देखो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है प्रकाश किरणें। उसी प्रकार यहाँ पे हो, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें इस प्रकार से आ रही हैं। आप जानते हो प्रकाश किरणों को हमेशा बाईं ओर से डालते हैं, तो बाईं ओर से यहाँ भी डाला, बाईं ओर से हमने यहाँ भी डाला। आप द्वितीय मुख्य फोकस पढ़ रहे हो ना, तो जिधर प्रथम मुख्य फोकस होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में द्वितीय मुख्य फोकस होगा। तो उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस लेफ्ट साइड में है, तो उसका द्वितीय मुख्य फोकस कहाँ पे होगा, राइट साइड में। उसी प्रकार अवतल लेंस पे आ जाओ, अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहाँ है, राइट साइड में, तो इसका द्वितीय मुख्य फोकस कहाँ पे होगा, लेफ्ट साइड में, F2 ये। तो मुख्य अक्ष के समांतर है, अपवर्तन के पश्चात F2 से गुजरेंगी और नहीं गुजर पाएंगी तो गुजरती हुई प्रतीत होंगी। तो आप जानते हो जाना तो इसी पार है और F2 भी यहाँ इस पार है, तो ये प्रकाश किरणें यहाँ से ऐसे ये निकली, ऐसे ये प्रकाश किरणें यहाँ से ऐसे और ये निकली ये, और ये बिंदु क्या कहलाएगा, F2 द्वितीय मुख्य फोकस, और यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो दूरी है ये कहलाएगी द्वितीय मुख्य फोकस दूरी।
स्मॉल f2। उसी प्रकार आप यहां पे हो, इन प्रकाश किरणों को क्या करें, वापस यहां f2 पे बुला लें? कभी नहीं, क्योंकि आप जानते हो दर्पण नहीं है, ये लेंस है, प्रकाश किरणें जाएंगी उसी पार। ठीक है, भेजो, लेकिन ऐसा भेजो कि f2 से निकलते हुए प्रतीत हो। आप पूछोगे ये कैसे? आप देखो स्केल हमने रखा, उसका एक सिरा कहां f2 पे और दूसरा सिरा कहां है इस बिंदु पे, ऐसे खींचा ये। और जानते हो अगर आपसे पूछें बताओ बेटा ये प्रकाश किरण कहां से आ रही है, तो आप तुरंत स्केल उठाओगे, आप तो क्योंकि प्रकाश तो सीधी रेखा में आती है ना, तो यहां से ऐसे उठाओगे, निकालोगे, डॉटेड लाइन से मिलाओगे, आप बताओगे सर ये प्रकाश किरण यहां से निकलती हुई प्रतीत हो रही है। उसी प्रकार यहां पे आओ, मुख्य अक्ष के समांतर आई, ये f2 से गुजरेंगी, ये f2 लेफ्ट साइड में है, वापस बुला नहीं सकते, जाएगा उसी प्रकार। ठीक है, भेजो, ऐसा भेजो कि यहां से निकलती हुई प्रतीत हो। हमने स्केल ऐसे रखा, एक सिरा f2 पे, एक सिरा यहां पे, हमने खींच दिया। और फिर जब आपसे पूछे बताओ प्रकाश किरण कहां से आ रही है, आप जानते हो स्केल रखोगे, आप कहोगे प्रकाश तो सीधी रेखा में आती है, आप हमको समझाओगे कि सर यहां से निकलती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक, तो डेफिनेशन आपने देखा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हैं अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती हैं, उसी को आप क्या कहते हो, द्वितीमुख फोकस कहते हो। कैपिटल F2 से लिखते हो, और कैपिटल F2 से लेंस तक की दूरी को स्मॉल f2 से लिखते हो, जिसको द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहते हो। एक जानकारी आपको दें, लेंस के दोनों ओर का माध्यम अगर एक समान है, मतलब इधर भी वायु है उधर भी वायु है, तो ऐसी कंडीशन में लेंस की दोनों फोकस दूरियां परिमाण में बराबर होगी, मतलब परिमाण में स्मॉल f1 और स्मॉल f2 दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा, केवल प्रकृति अलग अलग होगी, एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा। और एक दूसरी जानकारी आप लेना, देखो लेंस के फोकस का तात्पर्य प्रायः लेंस के द्वितीय मुख फोकस से होता है। क्यों होता है इसको हम बताएंगे लेक्चर नंबर 10 में, इसके बाद वाले लेक्चर में विद फार्मूला आपसे हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप अपने दिमाग में आप फीड करो, ठीक, कि लेंस के फोकस का तात्पर्य प्रायः द्वितीय मुख फोकस से होता है, फोकस दूरी का तात्पर्य प्रायः द्वितीय मुख फोकस दूरी से होता है, और उत्तल लेंस का द्वितीय मुख फोकस दाईं तरफ होता है, और दाईं तरफ की दूरी प्लस सिंबल के साथ लिखी जाती है, और यही कारण है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस सिंबल के साथ लिखी जाती है। हम अवतल लेंस की बात करें, अवतल लेंस का द्वितीय मुख फोकस आप देखो किधर है, लेफ्ट साइड में है, और बाईं तरफ की दूरी माइनस सिंबल के साथ लिखी जाती है, और यही कारण है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी जब कभी भी न्यूमेरिकल में या फार्मूले में रखी जाती है तो माइनस सिंबल के साथ रखा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में क्यों होती है, तो आप यही समझाना कि फोकस दूरी का तात्पर्य द्वितीय मुख फोकस से होता है, और उत्तल लेंस का द्वितीय मुख फोकस दाईं तरफ होता है, और इसीलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त की जाती है। और अगर आपसे कोई पूछे अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस सिंबल के साथ क्यों लिखी जाती है, तो आप ये जवाब दोगे कि अवतल लेंस का द्वितीय मुख फोकस बाईं तरफ होता है, और बाईं तरफ की दूरी नेगेटिव सिंबल के साथ लिखी जाती है, और यही कारण है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस सिंबल के साथ व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट टर्म आपको समझाएं, अगला फोकस तल। अगर हम किसी तल की कल्पना कर लें F2 पे ऐसे, ठीक, तो क्या कहलाएगा, फोकस तल। या उसी प्रकार यहाँ पे हो, F2 यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे किसी तल की कल्पना कर लें तो इसी को आप क्या कहोगे, फोकस तल। फोकस तल की डेफिनेशन क्या होगी कि फोकस तल मुख्य अक्ष के अवलंबित होगा, और कहां पर होगा, फोकस पर होगा, और फोकस का मतलब कौन सा फोकस, द्वितीय मुख फोकस। आप यूं कह सकते हो किसी भी लेंस के द्वितीय मुख फोकस पर किसी ऐसे तल की कल्पना करें जो मुख्य अक्ष के ठीक अवलंबित हो, तो उस तल को हम फोकस तल कहेंगे। हम इसकी प्राय कल्पना करते हैं, या फिर आपका अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनना होगा तो कोई पर्दा रख देंगे, पर्दा भी आपका ये कहलाएगा कि फोकस तल पे रखा हुआ है। इस प्रकार से आपने देखा प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकस कितने प्रकार का होता है, फोकस दूरी क्या होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में क्यों होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी माइनस में क्यों होती है। अब इसके बाद हम आपको समझाएंगे किसी पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। और जानते हो इसको हम दो केस में पढ़ाएंगे। पहले केस में क्या होगा कि लेंस के दोनों ओर का माध्यम एक समान हो, इधर भी एयर उधर भी एयर, पूरा डेरिवेशन कराएंगे, न्यूमेरिकल भी लगवाएंगे, और जब इसमें आप परफेक्ट हो जाओगे तो फिर अगला केस आपको पढ़ाएंगे, फिर यही फेडिंग, पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, लेकिन तब जब दोनों ओर का माध्यम अलग अलग हो। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। जानते हो इसको हम लेंस मेकर फार्मूला भी कहते हैं। अगर लेंस हमको बनाना हो तो इसमें जो फार्मूला आपका आएगा निकल के 1/f दैट इज इक्वल टू n-1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2, बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। बिना उस फार्मूले के किसी भी लेंस की संरचना है उसका निर्माण आप कर ही नहीं सकते हो, इसीलिए इसको हम बोलते हैं, इस फार्मूले को लेंस मेकर सूत्र भी बोलते हैं इसको। तो जो डेरिवेशन आप करने जा रहे हो इसमें लेंस के दोनों का माध्यम क्या होगा, एक समान होगा, इधर भी एयर होगा और उधर भी एयर होगा। तो अगर हम चाहते लेंस पहले से बना सकते थे, लेकिन आप परफेक्ट हो जाओ, आपके सामने हम लेंस बना रहे हैं, आप देखना इसमें ये यहां से ऐसे एक कर्व लिया हमने इस प्रकार से,
ये, और इसको खींचते समय सेंटर में इसको माना। उसी प्रकार इधर का पृष्ठ बनाने जा रहे हैं, हमने ये सेंटर ले लिया, ठीक, और ऐसे ये खींचा, ये, ठीक, ये सेंटर हो गया। निश्चित रूप से ये प्रथम अपवर्तक पृष्ठ है, इसका केंद्र ये है, तो ये C1 कहलाएगा। ये द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ है, इसका केंद्र ये C2 कहलाएगा। कांच का बना हुआ लेंस है, कौन सा लेंस है आप देख रहे हो? उत्तल लेंस है, अभिसारी लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। इस प्रकार से ये कांच का बना हुआ है। C1 और C2 को मिलाएंगे और मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ऐसे ये। अब मान लो इसके लेफ्ट साइड में कोई बिंदु वस्तु है। देखो, बिंदु वस्तु का तात्पर्य कोई वस्तु है बहुत छोटी है, इतनी छोटी है कि एक पॉइंट के रूप में मानी जा सकती है। तो कोई बिंदु वस्तु यहाँ पे लेफ्ट साइड में रखी हुई है। अब देखना, ये इसका नाम O ऑब्जेक्ट है। यहां से तमामों प्रकाश किरण निकलेगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, उधर भी जाएगी, हर तरफ जाएगी। कोई एक प्रकाश किरण हम लेते हैं, ये प्रकाश किरण यहां से और ये पहुंची ऐसे, ठीक, ये आपतन बिंदु कहलाएगा। अब हमको अवलंब की आवश्यकता होगी, क्यों? माध्यम बदल रहा है, तो अवलंब के लिए इसको हम क्या करें? C1 से मिलाएं। तो देखो, स्केल हमने रखा, एक सिरा कहाँ? C1 पे, और एक सिरा कहाँ? यहाँ पे, और डॉटेड लाइन ऐसे हमने खींच दिया। ये आप पूछोगे पूरा क्यों नहीं खींचा? तो हमको अवलंब मिल गया, इतने की आवश्यकता थी, पूरा हमने नहीं खींचा। लेकिन अवलंब कैसे खींचा हमने तरीका आपको बताया। ऐसा नहीं कि चाहे जहां लाइन खींच दो, स्केल ऐसा रखोगे, एक सिरा C1 पे, एक सिरा यहाँ पर होगा, जो लाइन खींची जाएगी वही इस बिंदु पर अवलंब कहलाएगी। एक सवाल आप हमसे कर सकते हो कि हेडिंग आपने डाला है पतला लेंस और यहाँ पे आपने इतना मोटा लेंस बनाया, ऐसा क्यों? तो आपको जानकारी दें, अगर यहाँ पे पतला लेंस बना देंगे तो लेंस के अंदर क्या हो रहा है, प्रकाश किरण कैसे जाएगी, ना हम समझा पाते बेहतर और ना आप बेहतर समझ पाते हैं। तो बेहतर आप समझ पाओ, इसीलिए भले लेंस हमारा पतला है लेकिन अंदर के पोर्शन को जूम करके हम दिखा रहे हैं, आप बेहतर समझ जाओ इसीलिए मोटा करके दिखा रहे हैं। लेकिन आप यही मान के चलना कि हमारा पतला लेंस है, मतलब लेंस से वस्तु की दूरी u, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v की तुलना में लेंस की मोटाई उपेक्षणीय है, नेग्लिजिबल है। केवल आप बेहतर समझ पाओ कि अंदर क्या हो रहा है, इसीलिए हमने इसको थोड़ा मोटा करके दिखाया है। अब इसके बाद आप देखना, जब प्रकाश किरण यहाँ पे गई, ये माध्यम विरल, ये माध्यम सघन, विरल से सघन में जाएगी, अवलंब की ओर झुकेगी, ठीक। तो ये प्रकाश किरण अवलंब की ओर झुकी। अब देखो, अगर माध्यम बराबर होता तो स्टेट बिल्कुल उधर जाती कि नहीं, लेकिन ये विरल, ये सघन, अवलंब की ओर झुकेगी, तो प्रकाश किरण अवलंब की ओर झुक रही है। अब देखो ऐसे, ये प्रकाश किरण ये आई और यहां से होते होते यहां ऐसे। आप पूछोगे डॉटेड लाइन क्यों खींचा? आपको बताएं, कांच यहीं तक तो है, अगर ये कांच पूरे में होता तो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे जाता, वहीं प्रतिबिंब बनाता, और उसका हमने नाम यहां पे लिख दिया आई डैश। आप पूछोगे आई डैश वहां पे क्यों लिख दिया, डैश क्यों लगाया? तो आपको बताएं, वास्तव में प्रतिबिंब वहां अंत में बनेगा ही नहीं। कारण क्या है? जब प्रकाश किरण यहां पहुंची तो यहाँ पे माध्यम फिर तो एक बार बदला, यहाँ पे दोबारा फिर एक बार अपवर्तन होगा, तो यहाँ पे फिर अपवर्तन दिखाने के लिए हमको यहाँ पे अवलंब की आवश्यकता होगी। हमने स्केल लिया और स्केल का एक सिरा यहाँ पे रखा, दूसरा सिरा यहाँ C2 पे रखा। अब देखो C2 यहाँ है, ठीक, इसका सेंटर यही तो है, तो सेंटर से इसको मिलाया और एक डॉटेड लाइन ऐसे हमने खींच दिया ऐसे। पूरी लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं है, खींचो तो भी ठीक, नहीं खींचो तो भी ठीक, हमको अवलंब की आवश्यकता है, अवलंब हमको मिल गई। लेकिन कैसे खींचा ये जानना आपका जरूरी है। अब उसके बाद देखना, ये सघन और ये विरल, सघन से विरल में प्रकाश किरणें जाएंगी, अवलंब से दूर हटेंगी। आप ध्यान देना, दोनों माध्यम बराबर होता, यहाँ पे कांच यहाँ पे कांच, तो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे जाता कि नहीं, ठीक, जैसा कि आपका डॉटेड लाइन दिखाया गया। लेकिन यहाँ पे कांच और यहाँ पे वायु, सघन से विरल अवलंब से दूर हटेगी, ये प्रकाश किरण अब बिल्कुल स्ट्रेट इधर नहीं जाएगी बल्कि अवलंब से दूर हटेगी और यहाँ पे कहीं आएगी, अंतिम प्रतिबिंब ये बनेगा इस जगह पे, ठीक, और इसका नाम क्या आई ऐसे। ठीक, ध्यान से सुनना, लेंस से वस्तु की दूरी u और ये प्रथम अपवर्तक पृष्ठ है ना, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के लिए ये कौन है? वस्तु, और प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के लिए ये कौन है? प्रतिबिंब। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी v डैश ऐसे, और
प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब है वो द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए क्या वस्तु का कार्य करेगा, भले आभासी वस्तु हो। और द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब कौन, यहाँ पे, और प्रतिबिंब की दूरी किससे, b से। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दें, अब ध्यान से सुनना। ये प्रथम अपवर्तक पृष्ठ, इसके लिए वस्तु कौन, o, वस्तु की दूरी u, और ये प्रथम अपवर्तक पृष्ठ, इसके लिए प्रतिबिंब कौन, i डैश, और इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी कितनी, v डैश, ये। और ये द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ, ठीक। और जानते हो आपतित किरण मुख्य अक्ष को जहां कहीं काटे या काटता हुआ प्रतीत हो, वही उस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, ठीक। तो आप यहां पे देखना, ये द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ, और इसके लिए यही तो आपतित किरण है। तिरछी जा रही ना, पीछे बढ़ाएं तो क्या मुख्य अक्ष को कहीं काटेगी, कहीं नहीं। आगे बढ़ाने पे यहाँ पे काटती हुई प्रतीत हो रही है। तो द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए आई डैश किसका काम करेगा, वस्तु का, और द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए आई किसका काम करेगा, प्रतिबिंब का। तो हम यहाँ पे बात करेंगे पहले प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के लिए। आप देखना, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ हेतु, देखो गोली उत्तल पृष्ठ हो चाहे अवतल पृष्ठ हो, उसके लिए अपवर्तन का फार्मूला क्या होता है, n-1/r दैट इज इक्वल टू n/v -1/u। बस n की वैल्यू को रखते समय हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रकाश कण किस माध्यम से आ रही है और किस माध्यम से जा रही है। अगर प्रकाश कण वायु से कांच में जा रही है तो ANG लिखा जाएगा n की जगह पे, और अगर प्रकाश कण कांच से वायु में जा रही है तो फिर GNA लिखा जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के लिए यही तो प्रथम अपवर्तक पृष्ठ है, इसके लिए वस्तु कौन, O, और इसके लिए प्रतिबिंब कौन, I डैश, दूरी सब लिखी हुई है। तो अगर हम फार्मूले का प्रयोग करें तो यहाँ पे जानते हो क्या लिखा जाएगा, ANG। जानते हो ANG क्यों, क्योंकि प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के लिए प्रकाश कण कहां से आ रही है, वायु से, और किस में जा रही, कांच में जा रही है। तो यहाँ पे ANG हो गया, और फिर यहाँ पे क्या होगा, -1/r1। r1 क्यों, ये प्रथम अपवर्तक पृष्ठ है तो इसकी वक्रता त्रिज्या मान लो r1 है, मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, r1। ये इसका नाम p1 और इसका नाम p2, ध्रुव कहते हैं इसको, ठीक है। तो प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पे इसका नाम p1 और इसका नाम p2। तो p1 से लेके c1 तक की दूरी r1 और p2 से लेके c2 तक की दूरी r2। आप देख रहे हो प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के लिए हम बात कर रहे हैं, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी, r1, तो हमने r1 लिख दिया, दैट इज इक्वल टू, अब n/v, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ANG/v। तो प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब यही तो है, और जिसकी दूरी कितनी है, v डैश, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, v डैश -1/u। ये देखो, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ हेतु, आप देखना, द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ यही तो है, और इसके लिए आपतित किरण कौन, ये है। और आपतित किरण मुख्य अक्ष को जहां कहीं काटे या काटती हुई प्रतीत हो, वो क्या कहलाएगी, वस्तु। तो आपको क्या लगता है, अगर पीछे ऐसे बढ़ाएं ऐसे, तो क्या मुख्य अक्ष को काटेगी, कभी नहीं। आगे बढ़ाओ, यहाँ पे काटती हुई प्रतीत हो रही है, तो द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए I डैश वस्तु का कार्य करेगा, और द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब कहाँ पे, I पे। तो द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी कितनी, v डैश, और द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब की दूरी कितनी, v। अब आप रखो फार्मूला यहाँ पे, तो आप जानते हो n-1/r दैट इज इक्वल टू n/v -1/u। लेकिन n की जगह पे अब यहाँ पे क्या होगा, GNA। आप पूछोगे क्यों, द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ है। आप देखो प्रकाश कण किस माध्यम से आ रही है, कांच में से गुजर के, और किस माध्यम में जा रही है, वायु में, इसलिए GNA रखा गया। तो GNA -1 अपान यहाँ पे R2 दैट इज इक्वल टू यहाँ पे GNA अपान V। क्यों, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए, V, ये, ठीक। और -1 अब वस्तु की दूरी, तो इसके लिए वस्तु कौन है, I डैश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V डैश, ठीक। अब आप जानते हो GNA बराबर क्या होता है, 1/ANG। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/ANG -1/R2 दैट इज इक्वल टू, और यहां पर भी 1/ANG अपान V, और -1 और यहां पे V डैश। अब इसके बाद फिर देखना, हम ANG यहां पे LCM ले लें, ANG, तो यहां पे हो जाएगा 1 - ANG
अपॉन R2 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ANG इंटू V और माइनस 1 अपॉन V डैश। अब हम एक काम करेंगे, ANG को नीचे लाएंगे पहले। तो ANG को जब हम नीचे लाओगे तो यहां पे हो गया फिर 1 माइनस ANG अपॉन, ये वाला ANG नीचे आ गया, ANG इंटू R2 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ANG इंटू V और माइनस 1 अपॉन और V डैश। ठीक, एक काम करते हैं, हम बोथ साइड ANG से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब यहां पे ANG से मल्टीप्लाई करोगे तो ANG कैंसिल हो जाएगा, यहां पे मल्टीप्लाई करोगे ANG कैंसिल हो जाएगा, यहां मल्टीप्लाई करोगे यहां पे ANG आ जाएगा। तो जब दोनों तरफ हम यहां पे, अब देखना, दोनों पक्षों में ANG से गुणा करने पर, तो जब यहां पे ANG से गुणा करोगे तो ANG कैंसिल हो गया, यहां पे क्या आ जाएगा 1 माइनस ANG अपॉन R2 दैट इज इक्वल टू, यहां भी ANG से गुणा करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा 1 अपॉन V और यहां पे ANG से गुणा करोगे तो यहां पे ANG अपॉन V डैश, ये हो गया। अच्छा, इसी को अगर हम चाहें तो ANG को पहले कर दें, 1 को बाद में कर दें। आप पूछोगे ये कैसे, आप देखना माइनस का सिंबल हमने यहां पे कॉमन ले लिया, तो यहां पे फिर हो जाएगा ANG माइनस 1 अपॉन R2 और यहां पे फिर 1 अपॉन V और माइनस ANG अपॉन V डैश। ठीक, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब हम एक काम करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को आपस में ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो अब जानते हो इक्वेशन फर्स्ट ये, इक्वेशन सेकंड ये, दोनों को हम जोड़ने जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ANG माइनस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी ANG माइनस 1, जानते हो 1 माइनस ANG लिखा था, ANG को हमने पहले क्यों किया, इसीलिए किया कि जरा सिमिलरिटी आ जाए, यहाँ भी ANG माइनस 1 यहाँ भी ANG माइनस 1 आ जाए, लेकिन लाने के लिए आगे माइनस हमको लगाना पड़ा, इस बात का ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को ऐड करेंगे। दोनों को जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ANG माइनस 1 और अपान R1, ये हो गया। ठीक, फिर प्लस करके इधर, तो प्लस और यहां पे फिर हो जाएगा माइनस ऐसे, और यहां पे फिर हो गया ANG माइनस 1 अपान R2। ये हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट का LHS और इक्वेशन सेकंड का LHS दोनों को ऐड किया, फिर इक्वल का सिंबल लगाएंगे। इधर स्पेस कम पड़ रहा, नीचे लिख दे रहे हैं। ठीक, तो राइट साइड में फिर इसको लिखो, प्लस करके फिर इसको लिखो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ANG अपान V डैश माइनस 1 अपान U। ठीक, फिर यहां पे आओ, प्लस 1 अपान V, फिर माइनस, और यहां पे क्या हो जाएगा, ANG अपान और V डैश। आप देखना, इसी को जो दो लाइन में आपका आया है, इसी को सीधे में स्ट्रेट लाइन में एक लाइन में लिखने जा रहे हैं। देखो ANG माइनस 1 अपान R1, ANG माइनस 1 अपान R1, फिर प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करो तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया। ANG माइनस 1 अपान R2, तो ANG माइनस 1 अपान R2, फिर इक्वल का सिंबल, तो यहाँ पे इक्वल का सिंबल, फिर यहाँ पे ANG अपान V डैश। अब देखो ANG अपान V डैश, यहाँ पे V डैश लिखो ऐसे। ठीक, फिर ANG अपान V डैश, तो यहाँ पे ANG अपान V डैश, फिर माइनस का सिंबल, तो यहाँ माइनस का हो गया, फिर 1 अपान U, तो ये 1 अपान U हो गया, फिर प्लस 1 अपान V, तो प्लस 1 अपान V, फिर माइनस ANG अपान V डैश, तो माइनस ANG अपान V डैश। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, ANG माइनस 1 कॉमन है, तो यहाँ पे आपका निकल के आया ANG माइनस 1, ये कॉमन हो गया, और यहां पे 1 अपान R1 और माइनस 1 अपान R2, ये हो गया।
दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस वाले को पहले लिख दे, माइनस वाले को बाद में लिख दे। तो यहाँ पे हो गया 1/v और -1/u। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक, अब जानते हो मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरणें आती हैं अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से गुजरती हैं अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। हम इसका लाभ उठाएंगे। आप यूं कह सकते हो वी नो दैट, या हम जानते हैं कि, ठीक। अब देखो प्रकाश किरणें का मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, मतलब यदि u बराबर इनफाइनाइट, क्यों? प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, u बराबर इनफाइनाइट, ठीक है। तो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से गुजरती हैं। इसका मतलब कि अगर u का मान इनफाइनाइट हो, ठीक है, तब v बराबर क्या होगा, स्मॉल f2। आप आगे देखना, लेंस के दोनों का माध्यम बराबर हो तो उसकी दोनों फोकस दूरियां बराबर होती हैं। तो अगर हम चाहें तो बराबर यहां पे स्मॉल f भी लिख सकते हैं। अब इसी को हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो आप रखो समीकरण 3 से, आप ध्यान देना, ठीक। तो ANG -1 और यहां पे 1/R1 -1/R2, ठीक, और दैट इज इक्वल टू यहां पे 1/v, तो v की जगह पे स्मॉल f, -1/u, तो u की जगह पे इनफाइनाइट। आपको फिर समझा ये लाइन कहां से आई? द्वितीय मुख्य फोकस की परिभाषा से आई। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से गुजरती हैं अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। तो क्योंकि प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही, मतलब अनंत से आ रही हैं, अगर u का मान इनफाइनाइट हो तो निश्चित रूप से v का मान f2 के बराबर होगा, स्मॉल f2 के, और लेंस के दोनों का माध्यम बराबर हो, दोनों फोकस दूरियां बराबर होती हैं। सुविधा के लिए उसको स्मॉल f मान लिया गया, उसी को इसमें फिट किया गया, ये निकल के आया। आप जानते हो 1 बटे अनंत का मान कितना होता है? 0। तो अगली लाइन जो निकल के आएगी ANG -1 और यहां पे 1/R1 -1/R2 और दैट इज इक्वल टू 1/f, ठीक। और ये इक्वेशन नंबर हो गया 4, ठीक। अब आप एक काम करो, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों को आप कंपेयर कर दो, और कंपेयर करने के पहले आप देखना एक महत्वपूर्ण फार्मूला आप पा चुके हो यहाँ पे। ये फार्मूला ये है सामने, काफी महत्वपूर्ण फार्मूला, इसी को जानते हो लेंस मेकर फार्मूला भी कहते हैं, ये, ठीक। 1/f दैट इज इक्वल टू ANG -1 ब्रैकेट में 1/R1 -1/R2। लेंस मेकर फार्मूला क्यों? जैसे एग्जांपल दें आपको, मान लो लेंस आपको बनाना है, कांच आपके पास है, हम पहुंचे, हमने कहा बेटा एक लेंस बना। सबसे पहले आप पूछोगे कि सर कितने अपवर्तनांक के कांच का बना है, मतलब n का मान चाहिए। फिर उसकी वक्रता त्रिज्या R1 R2 को कैलकुलेट करोगे, फोकस दूरी आप निकालोगे, तब फिर आपका जितनी वक्रता त्रिज्या है उतनी वक्रता त्रिज्या को लगाते हुए लेंस का निर्माण करोगे, तब जाके अपेक्षित फोकस दूरी का लेंस तैयार हो पाएगा। इसीलिए इसको हम लेंस मेकर फार्मूला भी बोलते हैं। काफी न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, काफी महत्वपूर्ण फार्मूला है, पूरे चैप्टर में कई जगह इसका इस्तेमाल होगा। अच्छा एक काम करते हैं, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम कंपेयर कर लें, तो देखो क्या मिलता है। हम यहां पे लिख रहे हैं समीकरण 3 व समीकरण 4 की तुलना करने पर, समीकरण 3 व समीकरण 4 की तुलना करने पर, चलो कंपेयर करो। तो इक्वेशन 3 में आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, ANG -1 ब्रैकेट में 1/R1 -1/R2। इक्वेशन नंबर 4 में भी वही चीज लिखा है, दोनों का LHS बराबर है, तो पक्का LHS बराबर होगा, यानी 1/v -1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। 1/v -1/u और दैट इज इक्वल टू 1/f। एक फार्मूला ये भी मिल गया, काफी महत्वपूर्ण फार्मूला है। जानते हो UVF तीनों में कोई भी दो मान मालूम हो, तीसरा पता चल जाएगा। वस्तु की दूरी मालूम हो, फोकस दूरी मालूम हो, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा ये पता चल जाएगा। प्रतिबिंब की दूरी मालूम हो, फोकस दूरी मालूम हो, तो वस्तु कहां रखा है ये पता चल जाएगा। और वस्तु कहां है, प्रतिबिंब कहां है,
अगर ये मालूम हो तो लेंस की फोकस दूरी भी निकल आएगी। और एक बार आपको फिर याद दिलाएं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस सिंबल के साथ और उत्तल लेंस की फोकस दूरी माइनस सिंबल के साथ। इस प्रकार से आपने देखा, ये लेक्चर नंबर 9 था। लेक्चर नंबर 10 में हम इसी फार्मूले का फिर से डेरिवेशन कराएंगे, लेकिन जानते हो अंतर क्या होगा? यहाँ पे दोनों ओर का माध्यम क्या था? बराबर था, और उसमें दोनों ओर का माध्यम होगा अलग अलग। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। फिर इसकी पूरी की पूरी सीरीज हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा रहे हैं। बस थोड़ी सी अपेक्षा है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक काम करो, आपके कॉलेज में जितने भी क्लासमेट हैं या कोचिंग क्लास में जितने भी क्लासमेट हैं, सभी के पास हमारे इस चैनल का लिंक जरूर होना चाहिए। इतना आपने कर दिया, हम ये मान के चलेंगे हमको हमारी फीस मिल गई, हमारी गुरुदक्षिणा मिल गई। हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। बस आप सिर्फ इतना करना कि आपके साथ का कोई भी बच्चा अछूता ना रहे कि जिसके पास इस चैनल का लिंक ना हो। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं लेक्चर नंबर 10 में इसी हेडिंग के साथ, लेकिन अंतर क्या होगा? दोनों का माध्यम अलग अलग होगा।